बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 का नाम है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन कहाँ से हम तक पहुँची है। ठीक है, ये जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं ये बेसिकली मैकेनिक्स का कोर्स है। ठीक है, मैकेनिक्स को हम जानते हैं कि मैकेनिक्स बेसिकली साइंस ऑफ फोर्स एंड मोशन है। लेकिन मैकेनिक्स में हम ये देखते हैं कि अगर बॉडीज़ हरकत में है तो उनके हरकत की वजह क्या है, अगर उन पर फोर्स अप्लाई हो रही है तो वो किस तरह की फ़ोर्स है और उन पर क्या इफ़ेक्ट रखेगी। ठीक है, तो अपनी आसानी के लिए हमने मैकेनिक्स को फर्दर डिवाइड किया हुआ है 2 कैटेगरीज़ में, डायनामिक्स एंड स्टैटिक। स्टैटिक्स में हम यूजुअली ऐसी बॉडीज़ के बारे में स्टडी करते हैं जो या तो इक्विलिब्रियम में है, यानी कि उन पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो इक्विलिब्रियम में है, या वो बॉडीज़ ऑलरेडी रेस्ट में है। तो बेसिकली स्टैटिक्स की ज़्यादा एप्लीकेशन हमें केमिस्ट्री की जानिब मिलती है। जबकि जो डायनामिक्स है, डायनामिक्स में मैकेनिक्स की ये जो ब्रांच है डायनामिक्स, फ़िलहाल हम डायनामिक्स की सब ब्रांचेस को स्टडी करने की तरफ बढ़ रहे हैं। डायनामिक्स में हम कहते हैं कि डायनामिक्स डील करता है मोशन ऑफ बॉडी से अंडर एक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जब भी किसी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो किस तरह का मोशन परफॉर्म करती है, इस चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं। अब डायनामिक्स को स्टडी करते हुए भी हम 2 तरीके से स्टडी करते हैं, एक काइनेटिक्स और दूसरी काइनेमैटिक्स। जो चैप्टर है हमारा उसका नाम काइनेमैटिक्स है, हमें इस तरफ मूव करना है, सिर्फ ये वाला पॉइंट हमारे लिए इस वक्त अहम है। उधर जाने से पहले काइनेटिक्स को भी समझ लेते हैं। काइनेटिक्स में हम जब किसी बॉडी पर फोर्स या मोशन, किसी बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि अगर वो बॉडी मूव कर रही है तो उस पर फोर्स के इफ़ेक्ट क्या हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोशन एंड इट कॉज, और हमें पता है कि मोशन की वजह फोर्स होती है। तो बेसिकली हम रिलेशनशिप देखते हैं फोर्स का मोशन के साथ कि किस तरह की फ़ोर्स की वजह से किस तरह का मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जबकि काइनेमैटिक्स को पढ़ते वक्त हम सिर्फ और सिर्फ मोशन को स्टडी करेंगे। हमारे लिए ये बात अहमियत नहीं रख रही कि फ़ोर्स लग रही है, कहाँ से लग रही है, कितनी लग रही है, क्यों लग रही है। फ़ोर्स का बिल्कुल भी जिक्र नहीं करेंगे। विदाउट टेकिंग एनी कंसंट्रेशन अबाउट फोर्स, हम सिर्फ और सिर्फ मोशन को स्टडी करेंगे ओनली। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है जिसे हमें स्टडी करना है वो डील करता है काइनेमैटिक्स के साथ, और काइनेमैटिक्स में हमने सिर्फ और सिर्फ मोशन ऑफ अ पार्टिकल स्टडी करनी है। तो अगर हमने मोशन ऑफ अ पार्टिकल स्टडी करनी है तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल आ जाता है। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है कि अगर हमने एक पार्टिकल की पोजीशन को करना है तो हमारे पास कोई ना कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। तो नॉर्मली हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पर कंसिडर करते हैं कि लेट्स से हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, जहाँ पे ये दोनों कट कर रहे हैं, ये इनका ओरिजिन पॉइंट। लेट्स से कोई एक कर्व है, यानी कि एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, उस पार्टिकल के मूव करने की वजह से ये रास्ता बन रहा है जिसे हम कर्व का नाम देते हैं। ठीक है, इस कर्व पे हमने एक पॉइंट अज्यूम कर लिया है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पी का। ठीक है, और कर्व को नाम दे देते हैं कर्व ए बी। ठीक है, और टारगेट हमारा ये है कि हम पोजीशन कैलकुलेट करना चाहते हैं ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। ठीक है, तो इसका बड़ा ही आसान तरीका है। सबसे आसान तरीका ये है कि ये पॉइंट जो आपने कर्व पर लिया है, आप इस पॉइंट पी के लिए पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लें। पोजीशन वेक्टर का टॉपिक आप अपने वेक्टर एंड मैकेनिक्स 1 के कोर्स में पढ़ के आए हैं। तो बेसिकली पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो आप ओरिजिन से किसी एक पॉइंट तक ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, जनरली जब तक हम ये चैप्टर पढ़ते रहेंगे हम जितने भी पोजीशन वेक्टर्स हैं उन्हें आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर जा रहा है ओ से पी तक, वेक्टर ओ पी रेफ़र कर रहा है पोजीशन वेक्टर के तौर पे, जिसको जो हमने बराबर लिया है आर के। अब ये जो किसी पार्टिकल की पोजीशन है ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। हम देख रहे हैं ये पार्टिकल अभी तो यहाँ है, लेकिन थोड़ा टाइम गुजरने के बाद ये पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। लेट से यहाँ हो जाता है, तो मीन्स
जो हमारा पोजीशन वेक्टर यहाँ पर हमें हासिल हो रहा है, थोड़ी देर बाद ये अपनी जगह बदल लेगा, जगह बदल के इस तरह से आ जाएगा, आर इधर पहुँच जाएगा, ठीक है। और ये बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है, टाइम पे। तो ये जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर है ये एक्चुअली फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसमें चेंजेस आते हैं। हाँ, और अगर आप इसे कंपोनेंट फॉर्म में देखना चाहें तो कंपोनेंट फॉर्म में हम इसे इस तरह से देख सकते हैं, जिस तरह आपने किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट में रिजॉल्व करना सीखा है। ये सिंपल कंपोनेंट है, अगर आप इसे कंपोनेंट में सिंपल वेक्टर है, अगर आप इसे कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पर ये एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, लेट्स से हम उसका नाम एक्स रख लेते हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका नाम आप वाई रख लें। अब देखिए वाई जो है ये बिल्कुल एनालॉग है, जो वाई यहाँ पर वाई वैल्यू बनेगी, ये वाई बिल्कुल इधर इस तरह से, और ये जो एक्स एक्सिस के हवाले से वेक्टर बनेगा वो इस तरह से। तो हम बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल आर को इस तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ कंपोनेंट एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई यूनिट वेक्टर जे। जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनके साथ हम जब भी नोटेशन लगाएंगे, आपने फिज़िक्स में आई के ऊपर कैप लगा के पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर हम कैप का भी इस्तेमाल करेंगे बाज़ जगहों पे, और इसके अलावा नीचे बार लगाकर भी आप यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों रिप्रेजेंटेशन ठीक है, जोन सी चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर आर बेसिकली टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, और ये जो इक्वेशन हमें यहाँ से ऑब्टेन हो रही है, वेक्टर आर इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। इसे हम इक्वेशन ऑफ लोकस का नाम भी देते हैं, ठीक है। ये जो आर टी है, इस इक्वेशन को आप इधर वेक्टर आर लिख लें। वेक्टर आर इक्वल है एक्चुअली आर डिपेंडेंट ऑन टाइम टी, इक्वेशन ऑफ लोकस। लोकस बेसिकली पाथ को कहते हैं, ठीक है। लोकस का जो सिंपल मीनिंग है वो पाथ है, ठीक है। जो भी रास्ता आपकी कर्व तय कर रही है उस पर जो इक्वेशन आपको ऑब्टेन हो रही है पोजीशन वेक्टर के लिए, उसे हम इक्वेशन ऑफ लोकस का नाम देते हैं। और अगर आर को हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो वो सिंपल, जैसे आपने पहले सीखा हुआ है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की शक्ल में लिखा जा सकता है, एक्स यूनिट वेक्टर आई, वाई यूनिट वेक्टर जे, ठीक है। मोशन को स्टडी करते वक्त पोजीशन के बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले वेलोसिटी को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अपनी आसानी के लिए एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक कर्व है ए से बी। इस कर्व पे एक पॉइंट चूज़ कर लिया हमने पी। अब क्योंकि हम वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो पार्टिकल है टाइम गुजरने के साथ साथ ये अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो लेट्स से कुछ देर बाद ये पार्टिकल यहाँ पर आ जाता है क्यू, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं जैसे हमने पहले किया था। पॉइंट पी के साथ जब हमने पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया था तो उसे नाम दे दिया था वेक्टर आर का, ठीक है। अब कुछ देर गुजरने के बाद जब ये वेक्टर यहाँ पर पहुँच गया है तो जारी बात है इसकी पोजीशन में फ़र्क आ गया है, ठीक है। तो लेट से फ़र्क आने के बाद जो वेक्टर बन रहा है वो है आर प्लस डेल्टा आर, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसी तरह जुड़े हुए हैं जैसे आपने पीछे मैकेनिक्स में पढ़े हैं, वेक्टर में पढ़े हैं, ठीक है। ये जो डेल्टा आर है ये यहाँ पर स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो सिंबल यूज़ हो रहा है इसे हम डेल्टा कहेंगे, ठीक है। और इन दो पार्टिकल्स के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ पी टू क्यू, शॉर्टेस्ट पाथ वेक्टर पी क्यू से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है।
तो हम यहाँ पर यही बात अज्यूम करते हैं कि हम कंसिडर करते हैं कि किसी टाइम t पर, फॉर एनी टाइम t, हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है r। जब टाइम में इजाफा हुआ है, यानी कि टाइम बढ़ा है, t प्लस डेल्टा t हो गया, टाइम में इजाफा हुआ है। टाइम में इजाफा होने पर पोजीशन वेक्टर की वैल्यू में भी इजाफा हो गया और वो इजाफा आ गया r प्लस डेल्टा r। अब अगर मुझे p से q वेक्टर फाइंड करना है, वेक्टर पी क्यू, तो वही वेक्टर वाली फॉर्म में जब हमने फाइंड करना होता है किसी वेक्टर को और हमें 2 पॉइंट्स पता हों, तो हम क्या करते हैं, ओ क्यू माइनस ओ पी। तो ओ क्यू की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या ली हुई है, आर प्लस डेल्टा आर, और ओ पी की वैल्यू वेक्टर आर। ठीक है, यहाँ से ये प्लस आर माइनस आर से कैंसिल और पी क्यू वेक्टर की वैल्यू रह जाती है डेल्टा आर। मीन्स ये जो वेक्टर है हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई डेल्टा आर। ठीक है, अब ये पी से क्यू तक जो चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम बेसिकली उसे ही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। हमें पता है कि वेलोसिटी की जर्नल डेफिनेशन यही है कि डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, जो जर्नल आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हुई है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो पी क्यू है जो कि डेल्टा आर के बराबर है। तो हम इसका रेट निकालना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो किस तरह से आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। ये जो वेलोसिटी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये एवरेज वेलोसिटी के तौर पर रिप्रेजेंट की जाएगी। ठीक है, अगर इस वेलोसिटी पे आप लिमिट अप्लाई कर लें, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देने लग पड़ेगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये जो डेफिनेशन आपने लिखी है, ये वही डेफिनेशन है जो आपने डेरिवेटिव्स के लिए पढ़ी थी। इसे लिख सकते हैं डी आर बाय डी टी। बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि बहुत ही थोड़ा टाइम दिया जाए इस पार्टिकल को मूव करने के लिए, लेट से आपने पार्टिकल को मूव अभी करना ही शुरू किया, साथ ही रोक लिया, तो पार्टिकल यहीं पे रुक जाएगा। तो आप जो अनदर पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो भी तकरीबन आर के साथ ही, यानी कि क्यू पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ होने की बजाय जब आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो बहुत से थोड़े से टाइम में ज़्यादा फासला तय नहीं हो पाएगा, तो तकरीबन उसी जगह पर, उसी पॉइंट पर क्यू जो क्यू पॉइंट है वो भी लाई करेगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो सेम ही बन जाएगा। तो इस तरह से आप ये कह लें कि आपने एक ही लम्हे पे, एक ही इंस्टेंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। जब हम ये लिमिट लगाते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, हम वेलोसिटी के लिए ये नोटेशन यूज़ करेंगे, v इज़ इक्वल टू डी आर बाई डी टी। वेलोसिटी के बाद अगली बात एक्सेलरेशन की है। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम इसी तरह हमेशा से डिस्क्राइब करते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज निकालना आसान है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हम देखते हैं हमेशा, जब तक आप ये पढ़ते रहेंगे हम हमेशा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को फोकस करेंगे। वेलोसिटी की वैल्यू थी हमारे पास डी आर बाय डी टी, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लें। जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वी बाई डी टी इक्वल आ जाएगा डी बाई डी टी डी आर बाई डी टी के। डी वी बाई डी टी एक्चुअली ये डेफिनेशन ओबे कर रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो कि बन जाएगा एक्सेलरेशन। जबकि इसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर आर बाय
dt स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम एक्सेलरेशन को स्टडी कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन को फिर हम दो तरीक़ों से लिख पा रहे हैं। लिखने का एक तरीका ये है कि हम चेंज ऑफ वेलोसिटी के तरह शो करें, और दूसरा डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन के रिस्पेक्ट से। यानी कि अभी तक हमने ये सीखा कि हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर है, आर डिपेंड कर रहा है टी पे, यानी कि आर एक वेरिएबल क्वांटिटी है। अगर आर का आप डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी तो वो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू दे देता है, जिसे हम सिंपली वेलोसिटी कह रहे हैं। अगर आप इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, दोबारा डेरिवेटिव, तो ये डी वी बाई डी टी, ये इक्वल आ जाता है एक्सेलरेशन ए के। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यही बात कंपोनेंट की फॉर्म में करें, सिंपली तो हमने फार्मूला बना लिया कि आर को हम हमेशा पोजीशन को या डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि वेलोसिटी को डी आर बाई डी टी से। एक्सेलरेशन को दो तरीक़ों से कर सकते हैं, डी वी बाई डी टी एंड डी स्क्वायर आर बाई डी टी से। लेकिन हमने देखा था कि आर को इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट भी लिखा जा सकता है। जब आपको आर को इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट लिखेंगे देन एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई यूनिट वेक्टर जे, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा डी आर बाई डी टी। डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है यहाँ पर, डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि सब में जो चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही आ रहा है। यूनिट वेक्टर आई डी वाई बाई डी टी यूनिट वेक्टर जे। तो अब यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है डी एक्स बाई डी टी और ये जो वैल्यू आई है डी वाई बाई डी टी, ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है अलॉन्ग वाई एक्सिस, जबकि डी आर बाई डी टी एक्चुअली वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हाँ, अगर हम यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालना चाहें वी का तो वो हमारे लिए काफ़ी आसान है। वी मैग्नीट्यूड, हमें पता है कि अगर कंपोनेंट फॉर्म में हो तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। ठीक है, इस क्वांटिटी को याद रखें, ये बराबर होती है डी एस बाई डी टी। ठीक है, ये जो आपके पास यहाँ पे कर्व बन रही है ना, एक्चुअली इस कर्व को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर ये जो स्मॉल पैच ए पी टू क्यू आ रहा है, आप इसे डी एस कह सकते हैं या डेल्टा एस कह सकते हैं, डेल्टा एस। जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डी एस बाई डी टी में। ये जो फॉर्म है ये एक्चुअली कैलकुलस में ड्राइव की जाएगी। जब आप कोर्स पढ़ रहे होंगे कैलकुलस 2 का, तो इंशाल्लाह कैलकुलस 2 में इस फॉर्म की कि कैसे इससे डी एस बाई डी टी आता है डिटेल मेंशन है, आप वहाँ पढ़ लेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर आपने सिर्फ याद रखना है कि अगर तो कंपोनेंट फॉर्म में दिया जा रहा है आपको वेक्टर आर, तो आप आसानी से वेलोसिटी निकाल सकते हैं डेरिवेटिव लेकर एक्स कंपोनेंट के अलोंग और वाई कंपोनेंट के अलोंग। और अगर आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड कंपोनेंट करने के लिए क्या करना है, दोनों का स्क्वायर लें, सम करें अंडर स्क्वायर रूट, वही वाला फॉर्मूला जो आप सिंपली वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इसके बाद एक एग्जाम्पल है, उसे देखते हैं। एग्जाम्पल से हमारा पॉइंट क्लियर होगा कि हमने किस तरह इन फार्मूला को यूटिलाइज करना है। एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 134 पे। A particle is moving in such a way that its position at any time t is specified by a position vector। ठीक है, मैं जस्ट पोजीशन वेक्टर लिख रही हूँ, आप अपने नोट से देख लीजिएगा स्टेटमेंट पूरी। वेक्टर r इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर यूनिट वेक्टर i प्लस कॉस टी प्लस साइन स्क्वायर टी यूनिट वेक्टर j प्लस
एक्सपोनेंट पावर टी प्लस लॉग ऑफ टी यूनिट वेक्टर के। एक्चुअली ये जो लॉग आपकी बुक में लिखा हुआ है ये उसी तरह है जैसे आपने ln वाली फॉर्म देखी हुई है। ln आप लॉग की बजाय इधर लिख सकते हैं ln t, तो डेरिवेटिव्स लेते वक्त आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, हमें पता है कि लॉग विद बेस e बराबर होता है ln के। तो आपकी जो बुक है इसमें उन्होंने हर जगह ln e वाला ही लॉग इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए उन्होंने ये लिखने की बजाय सिंपली उसे लॉग लिख लिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे सिंपली ln t करके लिख लें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है, हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक वेलोसिटी, दूसरा एक्सेलरेशन। तो सिंपल है, अभी अभी हमने देखा था किस तरह से कर सकते हैं। जो भी आपको पोजीशन वेक्टर दिया जा रहा है आर, उसका डेरिवेटिव ले लें, डी आर बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी। जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो एक्चुअली ये वेलोसिटी के बराबर आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल के अकॉर्डिंग टी का इसको लिखा जा सकता है 3t², पावर पहले पावर में से एक कम, और टी का टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 नहीं होगा, प्लस 2t यूनिट वेक्टर आई प्लस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, जबकि यहाँ पर स्क्वायर लिया जा रहा है तो पावर रूल लगेगा, पावर पहले पावर में से एक कम, और साइन का डेरिवेटिव साथ आ जाएगा कॉस टी यूनिट वेक्टर जे प्लस एक्सपोनेंट फंक्शन का डेरिवेटिव वही विद रिस्पेक्ट टू टी है तो ई टी ही रहेगा, प्लस और ln फंक्शन के लिए 1/t यूनिट वेक्टर के। ठीक है, तो ये जो वेक्टर आपके सामने आया है ये वेक्टर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हमें इधर से एक्सेलरेशन चाहिए तो इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लें, डी वी बाई डी टी रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन को, जो कि बराबर होगी 3 2 6t प्लस 2 यूनिट वेक्टर आई प्लस साइन का डेरिवेटिव कॉस आ जाएगा माइनस कॉस टी प्लस कॉस, यहाँ पर ये प्रोडक्ट है 2 साइन टी कॉस टी का। तो अपनी आसानी के लिए ऐसा कर लें कि ये 2 साइन टी कॉस टी को हम ऐसा नहीं लिख सकते, साइन 2t। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने फार्मूला पढ़ा होता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा के, तो इधर भी वैसा ही है, तो इसे लिख सकते हैं साइन 2t। इस तरह हमें डिफ्रेंशिएशन करनी आसान होगी। साइन का डेरिवेटिव सिंपली माइनस कॉस आ जाएगा, माइनस कॉस 2t, और एंगल का डेरिवेटिव 2 इंटू 2 यूनिट वेक्टर जे। आप चाहें तो इस 2 को इधर लिखने की बजाय पहले लिख लें। ठीक है, प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आ जाएगा, और ये 1/t है, 1/t को लिख सकते हैं t की पावर -1। तो सिंपली पावर रूल लगाएं, पावर पहले -1 पावर में से एक कम, तो t -2 आ जाएगा यूनिट वेक्टर के। ठीक है, आप t पावर -2 को लिख सकते हैं 1/t² फर्दर। तो देखिए वेरी सिंपल प्रॉब्लम है, हमें सिर्फ और सिर्फ डिफ्रेंशिएशन आनी चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड होपफुली आप सबको वो आती है। ठीक है, अब जिस तरह हमने एग्जांपल नंबर 1 की है, जो मैंने आपके साथ नोट्स शेयर किए थे एक्सरसाइज के, उसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स में वो उसने सब पार्ट्स में पोजीशन वेक्टर आपको डिस्क्राइब किया है, और क्वेश्चन यही है कि फाइंड करें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो वो क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 138। अल्लाह हाफिज़।